चलिए देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, एक बॉडी है अपने पास जिसका मास m है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये जो बॉडी है ये किसी वेलोसिटी से भाग रही थी। ठीक है, किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली ये भाग रही थी u वेलोसिटी से। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी उसका नाम हमने u दे दिया। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है या घट सकती है, जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, रुक भी सकती है, व्हाटएवर। तो ये जो बॉडी अब है, ठीक है, जिसका मास ये m था, तो इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो गई। सपोज अब v हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी चेंज होने में, या मैं इस तरह से कहूं मोमेंटम चेंज होने में, इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका? m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या है? m इंटू वी। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगा है वो है सपोज टाइम t। हम टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिखी है कि मास जो है बॉडी का वो m से डिनोट कर रहे हैं, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और इनिशियल मोमेंटम जो हो गया, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका? m इंटू यू। राइट, p1 को से डिनोट कर रहे हैं, p से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं p1 से, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, तो p1 p2 से कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से जब अब ये कुछ देर बाद जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसका वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम चेंज हो गया, तो v हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम बाद, और p2 हो गया फाइनल मोमेंटम। मास तो सेम रहा ना, इसलिए मास नहीं लिख रहा हूं, मास सेम ही है, और टाइम t लगा p1 से p2 मोमेंटम चेंज होने में। ठीक है, तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ है ना? अच्छा, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? ये असल में क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, टाइम। ठीक है, यानी कि ये जो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है इसको कितना टाइम लगा। राइट, अच्छा, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, और यही चीज आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, है ना? राइट, नाउ लेट्स सी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया? पहले था p1, फिर क्या बन गया आफ्टर टाइम t? p2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो लीनियर मोमेंटम में चेंज आया है इसको मैं लिख सकता हूं p2 माइनस p1, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। राइट, आपके पास पहले 8 रुपए थे, बाद में 10 रुपए हो गए, तो चेंज कितना आया? 2 रुपए का। 10 माइनस 8, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप कभी भी आपको चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज बाय t, है ना? अच्छा, p2 को हम कैसे लिखते हैं? p2 को कैसे लिखते हैं? p2 को हम लिखेंगे, ये रहा ना फाइनल मोमेंटम, m इंटू वी, राइट, और इनिशियल को m इंटू यू। ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम है, इसको लिखेंगे m इंटू वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम को m इंटू यू, डिवाइडेड बाई t। m तो सेम है ना, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, m सेम है आपका, कॉमन निकाल लो, बचा क्या? v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, है ना? v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। ठीक है, नाउ अगर आपने मोशन चैप्टर ढंग से पढ़ा है
तो आपको पता होगा कि ये जो चीज़ है, ये सिर्फ ये चीज़ v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मोशन चैप्टर में हम इस v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं एक्सेलरेशन से। किससे जानते हैं? एक्सेलरेशन वर्ड से, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है आपका v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये असल में क्या है? इट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब इस सारी चीज़ को मैं एक्चुअली लिख सकता हूँ, ये तो m हो गया और ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इसको मैं एक्सेलरेशन कह सकता हूँ, ma, ठीक है। और न्यूटन क्या कहता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, किसके बराबर है? वो फोर्स अप्लाइड के बराबर। यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम असल में क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर है? ये बराबर है असल में फोर्स अप्लाइड के। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब सेकेंड लॉ हमें और एक चीज सिखाता है। वो क्या है? कि जब हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है, तो जैसे ही हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी। यानी कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगी। वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक है, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको किसी बॉडी में एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी चेंज करनी है, यानी कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन लाना है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स। और ये कौन कहता है? आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहीं से स्टार्ट हुआ था और फाइनल जो उसका कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका मास तो चेंज नहीं होगा ना, तो क्या चेंज होगा? उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? फिर से एक बार, असल में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। यानी कि जो आप ये लीनियर मोमेंटम चेंज करवा रहे हो किसी बॉडी का, कितना तेजी से चेंज करवा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगाया। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा तेजी से चेंज होगा, अगर आपने कम फोर्स लगाया तो वो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम का चेंज होना असल में हम देखें तो इसका असल में मतलब होता है एक्सेलरेशन। यानी कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन आएगी, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। यानी कि इस बॉडी पे आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन भी इसमें आएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल वाला सामने की तरफ जा रहा है और आप पीछे से उसको धक्का दे रहे हो उसी डायरेक्शन में, तो वो और तेजी से जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, राइट, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में आपने धक्का दिया, राइट। अगर इस डायरेक्शन में साइकिल वाला जा रहा था, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में साइकिल वाला जा रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और आपने इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया, तो क्या होगा? इस फोर्स के कारण, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के कारण वो स्लो हो जाएगा। यानी कि उस पर जो एक्सेलरेशन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। बात समझ आ रही है? वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, ठीक है। और यही होता है जब हम गाड़ियों पे ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। जब हम ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी जा रही थी आगे, ठीक है, तो जैसे हमने ब्रेक लगा, एक्चुअली में हम उस गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं, टायरों पे फोर्स लगता है, ब्रेकिंग फोर्स। किस डायरेक्शन में? पीछे की डायरेक्शन में। गाड़ी जा रही थी आगे, फोर्स जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो पीछे, और एक्सेलरेशन भी आएगी पीछे की ओर। बात समझ आ रही है? उसकी वजह से क्या हो जाएगा? गाड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये जो एक्सेलरेशन है, इसका वर्ड जो इस सिचुएशन में जो हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं असल में रिटार्डेशन। क्योंकि गाड़ी आगे जा रही थी और आपने ब्रेक मारी, फोर्स लगा पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो यहां पे रिटार्डेशन की वजह से गाड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। अब मान लो गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है, और आपने क्या किया? आपने उस पर फोर्स लगाया। कैसे फोर्स लगाया? एक्सेलरेटर प्रेस करके,
ठीक है, एक्सेलरेटर प्रेस करके आपने उस पर फोर्स लगाया तो गाड़ी आगे की डायरेक्शन में और तेजी से जाएगी, राइट। जल्दी से मैं इसको यहां पे ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। तो देखते हैं, सपोज अपने पास गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, राइट। तो ये गाड़ी जा रही है आगे की ओर, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है। अब क्या किया आपने इस बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स। कैसे फोर्स लगाने का है, फोर्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे, फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हैं, या तो आप एक्सेलरेटर पैडल पे प्रेस करोगे, राइट, एक्सेलरेटर पैडल पे, इससे भी आप फोर्स लगाओगे। और एक तरीका है ब्रेक लगाओगे, ब्रेक से भी आप फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। या फिर स्टीयरिंग को घुमाओगे। बात समझ आ रही है, जल्दी से समझा देता हूं। अब क्या हो रहा है, आपने जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल पे पैर दबाया तो आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, जैसे आपने एक्सेलरेटर पेडल पे फोर्स लगाया ना, तो गाड़ी का जो इंजन है वो और तेजी से तेल खींचता है और फास्ट हो जाता है, तो गाड़ी को एक पुश मिलता है आगे की डायरेक्शन में। इसका मतलब फोर्स लग रहा है आगे को, है ना, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, राइट। एक्सेलरेशन आगे को, अगर देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे, फोर्स कहां लगाया, आगे की ओर, तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी जल्दी से बता देता हूं, वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मान लो मेरे पास फिर से एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी जा रही थी आगे को, और आपने क्या किया, आपने लगा दी ब्रेक। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने की वजह से फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है पीछे, टायरों पे बोला था ना मैंने, ठीक है। जो आप ब्रेक लगाते हैं ना, वो टायरों को रोकने की कोशिश करता है। कैसे, क्योंकि टायर आगे की तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो जैसे ही देखो टायर घूम रहे हैं इस तरह से, तो इनको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो उनको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। अब यहां देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे, तो जो स्पीड है वो कम होगी, इसीलिए हम ब्रेक लगाने के बाद रुकते हैं या स्लो हो जाते हैं। समझ आए, तो यहां क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, इजी, ठीक है। और सपोज गाड़ी आगे को जा रही थी, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टीयरिंग घुमानी है। आप जब स्टीयरिंग घुमाते हो, आप गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करते हो। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर एक गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, आपको वो हमेशा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना चाहती है, तो अगर आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां भी आप स्टीयरिंग पे फोर्स लगा के अपनी गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है। सो दीज आर फ्यू वेज, जिस तरह से, जिनकी वजह से या जिनमें आप फोर्स लगा के स्पीड बढ़ा पाते हो या घटा पाते हो, इन शॉर्ट एक्सेलरेशन ले आते हो। डू यू अंडरस्टैंड? बढ़िया, ठीक है। अब वापस अपना कंटिन्यू करते हैं जो हम देख रहे थे। तो हमने फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला था, अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो हमने कंक्लूजन निकाला था वो था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, राइट। एक्चुअली हम यहां तक पहुंचे थे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, या ऐसे रख दो टी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर आपने कहा था कि ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी जो है वो असल में क्या है, वो ये दिस v माइनस यू अपॉन टी, इट इज एक्चुअली मींस a, राइट। ये एक्चुअली में a है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, एक और तरीका लिखने का, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां देखिए ध्यान से, जो ये जो साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये जो साइन आप देख रहे हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अगर मुझे ये हटाना है, ठीक है,
अगर मुझे ये हटाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखते हो अक्सर इस तरह से होगा ना, अगर मैं ये हटा के ये साइन आपको समझ आता ना, ये इसके बराबर है, इक्वल टू साइन, अगर मुझे ये लाना है तो ये हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है। तो जिसका कभी वैल्यू होता है, ठीक है, ये साइंटिस्ट जो हैं जब ये इक्वेशंस बना रहे होते हैं तो इनका वैल्यू वो निकाल लेते हैं। अगर वैल्यू होगा तो वो दे देंगे कि इसका वैल्यू फलानी है, इतना वैल्यू है। अगर नहीं होगा तो वो कह देंगे इसका कोई वैल्यू नहीं है। इनको एक्सपेरिमेंटली ढूंढना जाता है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू होगा तो मैं लिख दूंगा उसका ये वैल्यू है, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू के एम ए। ठीक है, और ये जो K है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो K का कोई वैल्यू नहीं है, K को हम इक्वल टू 1 मानते हैं। ठीक है, K का वैल्यू कितना है? 1 SI यूनिट्स में। ठीक है, तो देयरफॉर F हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ma के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज योर मैथमेटिकल कंक्लूजन जो हमने वहां पे, ठीक है, तो बीच में मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, तो उन एग्जांपल्स को आपको मैं बस इसलिए दिया था ताकि आप समझें, तो यहां से फिर आप कंटिन्यू कीजिए, तो यहां तक आपको, ठीक है, वो मैथमेटिकल जो कंक्लूजन था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। F इज इक्वल टू ma, वहां पे हमने कहाँ पे छोड़ा था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो दिस वाज योर सेकेंड लॉ। ठीक है, अब इस सेकेंड लॉ की कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिनसे हम सेकेंड लॉ थोड़ा और अच्छे से समझ पाए।